आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका जो बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, क्योंकि इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला यूनिट चल रहा है। इससे पहले मैं आपको गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो आज स्टूडेंट हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। पहली जो हेडिंग हमारी चैप्टर वो क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। देखो, पृथ्वी में चुंबकत्व कैसे आया, उसके कौन कौन से एविडेंसेस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में लिखोगे एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, हमारा पहला हेडिंग हुआ। देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी ऐसे बिहेव करती है, ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक हो। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर हम कोई भी डायरेक्शन दिखाते हैं तो इस तरीके से हम एक ग्राफ सा खींच लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही तो होता है। अगर हम डायरेक्शन शो करते हैं तो पेज पर इस तरीके से दिखाया जाता है। तो देखो, हमारी पृथ्वी ऐसे व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक हो, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर, तो ये उत्तरी ध्रुव है। अब चुंबक बहुत बड़ा ऐसे रखा हुआ पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, ये पृथ्वी के अंदर का चुंबक है, जिसका उत्तरी ध्रुव कहाँ है स्टूडेंट, समझना। इसका जो उत्तरी ध्रुव है किधर होगा? जिधर हमारा भौगोलिक उत्तर है उधर इसका दक्षिण होगा, और जिधर इसका पृथ्वी का दक्षिण है उधर इसका उत्तर होगा। तो हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके गर्भ में, इसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक हो, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर तथा दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। ठीक है, अब देखो इसकी पुष्टि स्टूडेंट निम्न प्रमाणों से होती है। कौन कौन से प्रमाण हैं? अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी चुंबक लटकाते हो, कोई चुंबक आपने ले रखा है जिस पर NS लिखा हुआ है, जब आप इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? ये जो चुंबक है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी कोई ना कोई चुंबकत्व है। इसलिए स्टूडेंट पहला पॉइंट क्या होगा? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक ना होता तो ये जो चुंबक है किसी भी दिशा में रुक सकती थी, लेकिन उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरी? क्योंकि पृथ्वी भी हमारी चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर है और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है। क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर आप पृथ्वी के अंदर कोई नर्म लोहे की छड़ गाड़ दोगे तो कुछ समय बाद, 2 या 3 दिन बाद, जब आप उसे निकालोगे तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। बेशक उसके अंदर चुंबकत्व का गुण कम आता है, लेकिन वो भी चुंबकीय पदार्थों की तरह या चुंबक की तरह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के अंदर गड़े नर्म लोहे की छड़ का चुंबक बन जाना, ये पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण बता रहा हूं स्टूडेंट, जिनसे पुष्टि होती है कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हम किसी भी चुंबक की बल रेखाएं खींचें, अगर हम किसी भी चुंबक की बल रेखाएं खींचें तो चुंबक की बल रेखाएं खींचते समय में उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। देखो, 2 तरीके से बल रेखाएं खींची जाती हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर और दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर। अगर ऐसे करके बल रेखाएं खींचोगे तो हमें अक्ष पर, ये सपोज करो चुंबक है, ठीक है, NS, इसकी अक्ष ये होगी, तो हमें अक्ष पर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर N × N खींच रहे हो तो हमें निरक्ष पर प्राप्त होंगे, एक यहां पर प्राप्त होगा स्टूडेंट और दूसरा यहां प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखना। तो स्टूडेंट क्या है तीसरा पॉइंट, कि जब हम किसी भी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि उदासीन बिंदु क्या होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, उदासीन बिंदु वे बिंदु होते हैं जिन पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उदासीन बिंदुओं पर ना तो चुंबक का कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा और ना ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां पर अगर हम किसी भी चुंबकीय सुई को लेकर आए तो वो किसी भी दिशा में रोटेट हो सकती है, किसी भी दिशा में ठहर सकती है, क्योंकि यहां पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब अगर आप N × S खींचोगे तो हमें चुंबक की अक्ष पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, दोनों 2 प्राप्त होते हैं, एक इधर और एक इधर। और अगर आप बल रेखा N × N खींचोगे तो हमें उदासीन बिंदु किस प्रकार से प्राप्त होंगे? निरक्ष पर। 3 पॉइंट से स्टूडेंट क्लियर होता है कि हमारी जो पृथ्वी है एक चुंबक की तरह कार्य करती है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है, गलत है। पृथ्वी के अंदर
कोई चुंबक है गलत है। अब ऐसा क्यों है वो भी जान लो। क्योंकि इसमें भी देखो 3 पुष्टि में देने वाला हूं स्टूडेंट। पहली है, देखो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है क्यूरी ताप से अधिक। किस ताप से अधिक? क्यूरी ताप। अब देखो क्यूरी ताप क्या होता है ये भी जान लो। तो वह ताप जिससे ऊपर अगर हमने पदार्थ को गर्म किया तो वो अनुचुंबकीय बन जाता है, और उसे नीचे ठंडा किया तो वो लौहचुंबकीय बन जाता है। अगर हम आयरन की बात करें तो लोहे का जो क्यूरी ताप है स्टूडेंट वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय। और अगर 770 से नीचे ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये लौहचुंबकीय। लेकिन पृथ्वी के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो किसी भी पदार्थ में या किसी भी चुंबक में चुंबकत्व कैसे रह सकता है? तो ये स्टूडेंट पहला पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है गलत है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि किसी भी चुंबक में चुंबकत्व रह ही नहीं सकता, क्यूरी ताप से अधिक है। जब क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है, इतने टेम्परेचर पर लोहा अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करने लगता है। तो सोचो पृथ्वी के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो किसी भी चुंबक में चुंबकत्व कैसे रह सकता है? सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, पृथ्वी के अंदर चुंबक कैसे बना? इसका आज तक कोई भी सही तर्क नहीं दिया गया है, कोई भी सही मत नहीं दिया गया है, कोई भी सही थ्योरी नहीं दी गई है जिससे पुष्टि हो जाए कि हाँ पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक कैसे बना, इसका आज तक कोई भी सही तर्क नहीं दिया गया है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हमने मान लिया कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों की जो स्थिति है वो बदल जाती है। अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक होता तो चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति कभी ना बदलती। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे ये क्लियर होता है कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक नहीं है, और ये 3 पॉइंट्स हैं जिनसे ये क्लियर होता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है या नहीं। ठीक है, ये कुछ एविडेंसेज हैं जिनसे हमें ये लगता है कि हाँ पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हमें ये लगता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत भी दिए गए, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित सिद्धांत है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व मतलब पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व कैसे आया उसके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी अर्थ है। आप सभी को पता है स्टूडेंट कि पृथ्वी जो है 2 तरीके से गति करती है। एक तो इस तरीके से कक्षीय गति करती है, ठीक है, और दूसरी अपनी जगह पर रहते हुए गति कर रही है, मतलब घूमते हुए गति इस तरीके से आगे बढ़ती है। घूर्णन गति और कक्षीय गति दोनों गतियां करती है पृथ्वी। ठीक है, शायद सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अंतरिक्ष से क्या होता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कुछ आयनीकारक किरणें आती हैं जिनको हम कहते हैं कॉस्मिक किरणें। क्या कहते हैं? कॉस्मिक किरणें। अंतरिक्ष से क्या होता है? पृथ्वी पर कुछ आयनीकारक किरणें आती हैं जैसे कॉस्मिक किरणें। अब ये किरणें क्या करती है स्टूडेंट? आप सभी को पता है पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी गैसें हैं, वायु है। अब देखो ये जो किरणें आ रही हैं ये क्या करती है स्टूडेंट? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पास की जो समीप की वायु है उसको ये आयनों में तोड़ देती हैं। वायु है, बहुत सारी वायु होगी, वायुमंडल है, तो ये किरणें क्या करती हैं? पृथ्वी के समीप की वायु को आयनों में तोड़ देती हैं। अब देखो पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे आयन उपस्थित हो जाते हैं, और आप सभी को पता है कि पृथ्वी घूम रही है। जब पृथ्वी घूमेगी तो आयन भी घूमेंगे। आयनों के घूमने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर बहुत से धारा लूप बन जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व आया है। ये भी एक थ्योरी दी गई जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कुछ आयनीकारक किरणें जैसे कॉस्मिक किरणें आती हैं। अब ये किरणें क्या करती है स्टूडेंट? पृथ्वी के समीप की जो वायु है या फिर गैसेज हैं उनको आयनों में तोड़ देती हैं। अब पृथ्वी की घूमती है, पृथ्वी के घूमने के कारण ये जो आयन बहुत सारे बन गए हैं ये भी घूमने लगते हैं, ये भी घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर बहुत से धारा लूप बन जाते हैं। इन्हीं धारा लूपों की वजह से पृथ्वी में चुंबकत्व आया है। एक ये भी थ्योरी दी गई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के क्या क्या एविडेंसेस हैं। पहला है कि अगर कोई स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हम पृथ्वी के अंदर कोई नर्म लोहे की छड़ को गाड़ दें तो कुछ समय बाद वो चुंबक बन जाती है। तीसरा स्टूडेंट, जब हम किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उदासीन बिंदुओं का मतलब ये होता है कि उदासीन बिंदुओं पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दोनों के मान एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है। ठीक है,
और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ये क्लियर होता है स्टूडेंट कि पृथ्वी के अंदर चुंबक बन ही नहीं सकता। ये पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में दिया गया सिद्धांत है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आपको ये चीज नहीं पता होंगी स्टूडेंट तो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे क्या। ठीक है, चलो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। आगे बात करते स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड चैप्टर है, टेंशन ना लो, जल्दी इसको खत्म करा देंगे। ठीक है ना, इसकी 2 या 3 या 3 ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें खत्म है। उसके बाद हमारा अगली यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, टेंशन ना लो स्टूडेंट, पूरा कोशिश रहेगा कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, अगली हेडिंग है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, पहले थोड़ा सा जान लो। किसी स्थान पर अपने गुरुत्वाकेंद्र से, अब देखो कोई भी स्थान हो सकता है, वहां पर ये कोई चुंबकीय सुई मान लो, अभी इसका गुरुत्व केंद्र होगा, इससे स्वतंत्रतापूर्वक कोई चुंबकीय सुई लटकी हुई है। ठीक है, तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, इसकी जो अक्ष होगी कुछ इस प्रकार से होगी। ये क्या है? इस चुंबकीय सुई की अक्ष हो गई। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट, कि किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ये क्या होगा? इस जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल होगा। जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं स्टूडेंट? चुंबकीय याम्योत्तर या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, एक बार सीधे पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। अगली जो है स्टूडेंट वो है भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब देखो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है स्टूडेंट, वो भी जान लो थोड़ा सा। अब देखो किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर है, अब पृथ्वी का उत्तर, भौगोलिक उत्तर का मतलब क्या? पृथ्वी का उत्तर है। ठीक है ना, यहाँ पर सपोज करो उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है। अब उत्तर और दक्षिण को स्टूडेंट कोई ना कोई तो एक रेखा मिलाएगी, सपोज करो ये रेखा मिला रही है। तो किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण, भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा मिला रही है, से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, अब इससे यही तो तल जाएगा। किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण, ये दक्षिण है ये उत्तर है, इनको कोई ना कोई रेखा मिला रही है। अब इस रेखा से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ये ऊर्ध्वाधर तल जाएगा नहीं जाएगा, इसी ऊर्ध्वाधर तल को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? भौगोलिक याम्योत्तर। तो किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर एवं दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। बहुत इजी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर हम चुंबक ले लेंगे, चुंबकीय सुई ले लेंगे, यहाँ पर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। 2 डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो चुकी हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डेफिनेशंस आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बना लेना। ठीक है ना, खुद भी थोड़ा सा बनाना सीखो। अब अगली जो हेडिंग आती है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बार पूछी भी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती है। ठीक है, भू चुंबकत्व के अवयव, इसको सही तरह देखना बस। भू चुंबकत्व के अवयव, और इस चैप्टर से मान लो एक डेरिवेशन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उनसे तो हर साल आता है। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए, या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर लोहचुंबकीय पदार्थ, या फिर तीनों का अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। और देखो भू चुंबकत्व के स्टूडेंट 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 3। कौन कौन से हैं स्टूडेंट वो जान लो। नंबर 1 दिक्पात का कोण, नंबर 2 नति कोण या नमन कोण भी कह देते हैं इसको। ठीक है, दोनों नामों को याद रखना आप सभी, नति कोण या नमन कोण। और नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भू चुंबकत्व के कितने अवयव हैं तो स्टूडेंट आप बताओगे कि 3 अवयव होते हैं। एक तो होता है दिक्पात का कोण,
दूसरा हमारा नति कोण या नमन कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि तीनों डेफिनेशन हमारी क्लियर होने वाली हैं, उसको सही तरह बना लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर स्टूडेंट जरूर कर देना, जिससे कि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। ओके, टेंशन ना लो स्टूडेंट, बेस्ट तरीके से तैयारी कराने वाले इस बार। आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखो बस। इस तरीके से डायग्राम बना लें जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना आप सभी। इस तरीके से बना लो पहले, ठीक है ना। बनाना सीख लो कैसे डायग्राम को बनाना आप सभी को। एक लाइन यहाँ पर आगे बढ़ा दोगे इसको, ये यहाँ पर ऐसे करके इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और ऐसे कर दो इसको, ठीक है। और इन स्पेस को जो दिखाई दे रहा है इसको भर दो, इस तरीके से इसको भर दोगे, ठीक है। अब नामकरण कर सकते हो थोड़ा सा, इसको ओ दे दो नाम, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको ए डैश मान लो, इसको बी डैश मान लो, ठीक है। ये जो स्टूडेंट ऊपर की वो लाइन दिखाई है ये है हमारा भौगोलिक उत्तर। क्या है ये? भौगोलिक उत्तर। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय उत्तर। क्या कहेंगे इसको? चुंबकीय उत्तर। उसके बाद स्टूडेंट देखो ये जो यहां से मैं एक लाइन और दिखा दे रहा हूं, ये वाली, ठीक है। यहां पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई है, ये क्या हमारी चुंबकीय सुई है जो कि अपनी गुरुत्व केंद्र से लटकी हुई है, ठीक है। ये इसका एन होगा तो इसका एस होगा। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी। अब इसको देखो दो घटकों में बांटा है हमने। इसके दो घटक कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? ये है इसका वर्टिकल घटक जिसको हमने वी नाम दिया है, और ये इसका क्षैतिज घटक जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल इसका मतलब होता है ऊर्ध्व घटक। वी का मतलब क्या है स्टूडेंट? थोड़ा सा यहाँ पर जान लो, वर्टिकल, और सी और एच का मतलब आपका हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्व या ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हो, इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज। और बी क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मान सकते हो, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है स्टूडेंट उसको दो घटकों में बांटा गया है। एक है उसका ऊर्ध्व घटक और दूसरा है उसका क्षैतिज घटक, ठीक है। वी का मतलब वर्टिकल होता है, ऊर्ध्व बोलते हैं इसको। एच का मतलब हॉरिजेंटल होता है जिसको क्षैतिज बोला जाता है। और बी के यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो स्टूडेंट मैंने डैशेस करके दिखाया है इसको हम कहेंगे भौगोलिक यामी उत्तर। क्या कहेंगे इसको? भौगोलिक यामी उत्तर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय यामी उत्तर। क्या कहेंगे इसको? चुंबकीय यामी उत्तर, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ स्टूडेंट, देखो इसका जो क्षैतिज घटक है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इनके बीच जो कोण बनेगा इसको नति कोण या थीटा कहते हैं। और यहाँ पर आप ये वाला दिखाओगे स्टूडेंट एल्फा, जिसको हम कहते हैं दिक्पात का कोण। क्या कहते हैं इसको? एल्फा या फिर दिक्पात का कोण। ऐसे करके आप एक ये प्यारा सा डायग्राम बना लोगे, बहुत अच्छा डायग्राम है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये चुंबकीय सुई है जो कि इस प्रकार से लटकी हुई है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये इसका बीई का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये मैंने आगे की ओर बढ़ाया तो हमें भौगोलिक उत्तर मिलेगा, और इसको आगे की ओर बढ़ाओगे तो हमें चुंबकीय उत्तर मिलेगा, ठीक है। इनको मिला दोगे, ये जो हिस्सा है इसको कहा जा रहा है स्टूडेंट भौगोलिक यामी उत्तर, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा गया चुंबकीय यामी उत्तर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो डेफिनेशन हम कैसे बनाने वाले हैं। पहली हमारी दिक्पात का कोण, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डेफिनेशन बहुत ईजी है यार इसकी। कैसे? किसी स्थान पर एल्फा देखना किस किस के बीच बन रहा है, ये चुंबकीय यामी उत्तर पूरा और ये भौगोलिक यामी उत्तर है, इनके बीच जो एल्फा बन रहा है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण, देखो न्यून कोण का मतलब शायद सभी को पता ना हो, तो न्यून कोण स्टूडेंट ऐसे कोण होते हैं जिनका मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उनको कहते हैं न्यून कोण। तो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, और चित्र में इसे हमने अल्फा से प्रदर्शित किया है। पहली डेफिनेशन क्लियर। किसी स्थान पर चुंबकीय यामी उत्तर एवं भौगोलिक यामी उत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को, न्यून कोण का मतलब ये होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर दिक्पात का कोण। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारी नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। डेफिनेशन क्या कहती है वो जान लो। तो किसी स्थान पर
ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा, ये क्या इसका क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को, पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को नतिकोण या नमन कोण कहते हैं। बताओ, इसको रखना पड़ेगा आपको। एक बार अगर आप डेफिनेशन इस डायग्राम को देख लोगे तो पूरी जो थ्योरी में बना रहा हूं इसी से बना रहा हूं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नतिकोण या नमन कोण कहते हैं। यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेना आप सभी। निरक्ष पर नतिकोण का मान 0 डिग्री, निरक्ष पर नतिकोण 0 डिग्री तथा ध्रुवों पर नतिकोण 90 डिग्री होता है। इतना तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसको कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय आमित्र और भौगोलिक आमित्र के बीच बनने वाले न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। इस चित्र में से हमने अल्फा से प्रदर्शित किया है। नतिकोण या नमन कोण क्या है स्टूडेंट, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नतिकोण या नमन कोण कहते हैं। निरक्ष पर जो नतिकोण है वो 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है। इस चीज को भी याद रखना, एक नंबर में कभी कभी गलती से पूछ लेता है, वो कुछ भी पूछ सकता है स्टूडेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिख लेना, लंबा थ्योरी हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, किसी स्थान हमने माना कि किसी स्थान पर नतिकोण का मान कितना है, थीटा है। कितना है स्टूडेंट, नतिकोण का मान थीटा है और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, बीई है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को 2 घटकों में बांटा गया है। क्षैतिज घटक एच, इसका जो क्षैतिज घटक है वो क्या है स्टूडेंट, एच, मैंने तो डायग्राम में भी बताया आपको। और इसका जो ऊर्ध्व घटक है बीई का वो क्या है, वी, वो क्या है, वी। इतना सभी को क्लियर है, ठीक है। माना कि किसी स्थान पर नतिकोण थीटा तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई है। चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज घटक एच व ऊर्ध्व घटक वी में बांटा गया है। फिर कह सकते हो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटकों में बांटा गया है। इसका क्षैतिज घटक एच तथा ऊर्ध्व घटक वी है। इतना क्लियर है सभी को। अब इसमें समझना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये वाला एंगल देखो, ये वाला त्रिभुज देख लो। अब देखो एकांतर कोण है तो इसका ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है तो इसके सामने ये क्या होगा, ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। समझना स्टूडेंट। अब देखो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो ये थीटा मान लिया हमने, मान लिया थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब, तो इसमें लंब क्या है स्टूडेंट, ये है, तो लंब की जगह वी लगा दूंगा। कर्ण हमारा ये क्या है स्टूडेंट, बीई है, ये क्या है, वीई है, तो मैं यहाँ पर बीई लगा दूंगा। और ये साइन थीटा है, साइन थीटा, तो मैं कह सकता हूँ कि v का जो मान है स्टूडेंट वो कितना निकल के आएगा, बीई साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, ठीक है। क्या बनाओगे इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप ये वाला त्रिभुज लोगे, समकोण त्रिभुज, ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये इसका आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। तो cos थीटा बराबर आप सभी ने क्या पढ़ा है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास h और कर्ण कितना हमारे पास बीई, cos थीटा। तो h का मान अगर आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, बीई cos थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। दिक्पात का कोण क्लियर है हमारा, नतिकोण क्लियर है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा मैं यहाँ लिखा चुका हूँ और बच्चा कुछ हमारे यहाँ पर हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके थोड़ा सा रहेगा स्टूडेंट, उसके बाद हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जिससे मैं आप सभी के साथ इसी तरीके से मेहनत करता रहूँ। ओके, इसको भी मिटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, इससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं रहा। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना, वर्ग करोगे पहले, उसके बाद जोड़ोगे, याद रखना, वर्ग करके जोड़ने पर। एक का वर्ग करोगे पहले, तो 1 का वर्ग करो वी स्क्वायर प्लस नीचे वाले करो एच स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जोड़ रहे हैं हम बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन है, बीई स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लोगे, अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो रह गया। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट आप सभी को पता है कितनी होती है, 1। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, बीई स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ये हो गया। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि बीई का मान आपको निकालना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो।
एक तो सूत्र हमारा ये बन गया। फिर दोबारा से आप क्या करोगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दो, तो समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से करोगे तो v अपॉन एच बराबर बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा, बी से बी कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, आप सभी ने पढ़ा होगा ये तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र बन गया स्टूडेंट, v अपॉन एच, या फिर थीटा बराबर आप निकालना चाहते हो, नतीजा कोण निकालना चाहते हो तो क्या होगा v अपॉन एच, टेन इनवर्स b अपॉन एच। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि भूचुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं, इसको सत्यापित कीजिए। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, दिक्पात का कोण, नति कोण या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, और यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन या फिर डेरिवेशन कह सकते हो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अब देखो आगे जो वीडियो पढ़ाने वाले उसमें उदासीन बिंदु और जितने भी हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो 2 या 3 वीडियो इस चैप्टर की और आएंगे, उसके बाद हमारे समाप्त हो जाएगा।